कोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड नाम आपने इसे हाई स्कूल में सुना है। हाँ, क्या होता है आज डिटेल में चर्चा करते हैं इसके बारे में। किसने दिया? लेविस ने। और कोई साइंटिस्ट थे? यस सर। कौन? लैंगमुयर। इसलिए इसे लेविस लैंगमुयर कॉन्सेप्ट के नाम से भी जाना जाता है। लैंगमुयर का कहना था कि अगर कोई भी एटम अपने आप को स्टेबल करना चाहेगा तो उसको अपने नियरर नोबल गैस जैसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या नियरर नोबल गैस जैसा आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन रखना पड़ेगा। ओके, चलिए बात करते हैं इन सब के बारे में। आप ध्यान से देखेंगे तो कोवैलेंट दो चीज़ों से मिलके बना है, दो वर्ड से मिलके बना है। पहला है को एंड सेकेंड है वैलेंट। को का मतलब होता है टुगेदर, को मीन्स टुगेदर मीन्स साथ साथ, एक साथ। ओके, एंड वैलेंट मीन्स वैलेंसी, जो अपनी वैलेंसी को एक साथ कंप्लीट करे। मीन्स सपोज करिए मेरे पास दो एटम है ए एंड बी, ठीक। इसे एक इलेक्ट्रॉन चाहिए और इसे भी एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए बैलेंस होने के लिए, तो दोनों अपनी बैलेंसी क्या कर रहे हैं? एक साथ कंप्लीट कर रहे हैं ना। इसलिए जो बॉन्ड इन दोनों के बिटवीन क्रिएट होगा उसी बॉन्ड को बोला जाएगा कोवैलेंट बॉन्ड। ओके, बहुत सारे एग्जांपल हैं, लेते हैं अभी। तो डेफिनेशन में आप क्या बताओगे? डेफिनेशन में आप क्या बताओगे कि ऐसे एटम जो अपनी बैलेंसी साथ साथ कंप्लीट करते हैं, और ये होगा कब? जब इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग होगी। तो आप बताओगे अ कोवैलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय म्यूचुअल शेयरिंग। ये भूलना नहीं है। क्यों? क्योंकि कोवैलेंट में शेयरिंग ही होती है। अगर डोनेशन हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट होने लगेंगे तो फिर आयनिक हो जाएगा। हाँ, ये वर्ड इसका मास्टर पॉइंट है, ठीक। अ कोवैलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ electrons among two or more combining atoms। ओके, क्या कहा आपने कि कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कब होगा? जब इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग होगी। दो या दो से अधिक एटम के बिटवीन जब इलेक्ट्रॉन शेयर किए जाएंगे तो उन्हें हम लोग क्या बोलेंगे? कोवैलेंट बॉन्ड के नाम से जाना जाएगा। एग्जाम्पल सर बहुत आसान है, देखिए ना, हाइड्रोजन। अगर अपना इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन से शेयर करें तो हाइड्रोजन को लैंगमुयर के अकॉर्डिंगली अपना नियरर नोबल गैस बनना है। तो हाइड्रोजन के पास एटॉमिक नंबर कितना है? 1। इलेक्ट्रॉन कितना है? 1। इसे एक और इलेक्ट्रॉन चाहिए हीलियम के जैसा बनने के लिए, क्योंकि हाइड्रोजन हीलियम के करीब है, ठीक। तो ये एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? शेयर करेगा। किसके साथ शेयर कर रहा है? अपने नज़दीकी दूसरे हाइड्रोजन के एटम के साथ में। ये हुई शेयरिंग। अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन किसके पास है? ये दोनों इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन के पास भी है और ये दोनों इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन के पास भी है। इसलिए इनके बिटवीन बनने वाला जो बॉन्ड होगा वो कोवैलेंट बॉन्ड होगा, और ये दोनों एटम मिलकर के क्या बना लेंगे? हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल। क्लियर? ऑक्सीजन रख लो। ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बिटवीन क्या होगा? अब आप बताओगे सर ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, एटॉमिक नंबर होता है 8 और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,6। ऑक्सीजन किसके नियर है? कौन सा नोबल गैस है जो इसके करीब होगा? भाई हीलियम है, सेकंड नियॉन है। हीलियम एटॉमिक नंबर 2 है, नियॉन का 10 है। 8 2 के करीब है? नहीं, 8 तो 10 के करीब है। इसलिए ऑक्सीजन कैसा रखना चाहेगा अपने पास इलेक्ट्रॉन को? नियॉन के जैसा। इसका एटॉमिक नंबर 10, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 28, लेकिन इसका 26 है। इट मीन्स इसे 2 इलेक्ट्रॉन की और ज़रूरत है। तो अपने पास जो ये 6 इलेक्ट्रॉन है उनमें से ये 2 इलेक्ट्रॉनों को क्या करेगा? आगे बढ़ाएगा दूसरे एटम से शेयर करने के लिए। बाकी के 4 इलेक्ट्रॉन अपने पास रख लेगा। यही काम दूसरा वाला भी करेगा। अपना 2 इलेक्ट्रॉन इन्हें देगा, बाकी का 4 इलेक्ट्रॉन अपने पास रखेगा। अब ये दोनों आपस में क्या कर लिए? इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग। तो ऑक्सीजन और ऑक्सीजन दोनों के बिटवीन क्या बनेगा? कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा। बट कितना? तो देखो कितने एटम की शेयर, कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है? एक
2 और इसका 1 2, तो कितने पेयर हो गए? 2 पेयर्स हो गए ना, 1 पेयर एंड 2 पेयर, इसलिए 2 बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, 2 कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा और ये ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बना लेगा। चलिए अगर ऐसा ना हो करके नाइट्रोजन की बात मैं कर लूँ, तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है सर? 7, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 5। इसका नियरर नोबल कौन होगा? हीलियम जिसका एटॉमिक नंबर 2 है, या फिर नियॉन जिसका एटॉमिक नंबर 10 है। तो 7 किसके करीब है? हीलियम के करीब? नहीं। किसके करीब है? नियॉन के। हाँ, तो ये कैसा बनना चाहेगा? नियॉन के जैसा बनना चाहेगा। अपने आउटर मोस्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन रखना चाहेगा? 8 रखना चाहेगा। किसके अकॉर्डिंग? लैंगमूर के अकॉर्डिंग। है कितना इलेक्ट्रॉन अभी इसके पास? 5। इसका मतलब अगर इसे शेयरिंग करना पड़ेगा तो 3 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग करनी पड़ेगी। तो नाइट्रोजन अपने पास से 3 इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ाएगा, बाकी का 2 इलेक्ट्रॉन अपने पास रखेगा। तो जो इसका दूसरा वाला नाइट्रोजन का एटम है, समझिएगा, वो भी क्या काम करेगा? अपना 3 इलेक्ट्रॉन इधर देगा और 2 इलेक्ट्रॉन अपने पास रखेगा। आई ना बात समझ में? तो आप क्या बताओगे? ये हो गई शेयरिंग। क्लियर? तो अब क्या बनाएगा? नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बिटवीन ट्रिपल बॉन्ड। ओके, और साथ में क्या बनाएगा? ये नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल। ओके, तो सर क्या जरूरी है जो शेयरिंग हो रही है इलेक्ट्रॉनों की वो 2 एटम के बिटवीन हो और दोनों ही एटम सेम ही हो? मीन्स हाइड्रोजन हाइड्रोजन से ही करे, ऑक्सीजन ऑक्सीजन से ही करे, नाइट्रोजन नाइट्रोजन से ही करे? बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल कंपलसरी नहीं है। इसलिए आप क्या काम कर सकते हो यहाँ पे? देखो, हाइड्रोजन की शेयरिंग आप क्लोरीन से भी करवा सकते हो। अब हाइड्रोजन हीलियम जैसा बनना चाहेगा तो अपना 1 इलेक्ट्रॉन भाई आगे बढ़ा देगा, लेकिन क्लोरीन क्या काम करेगा यहाँ पे? क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 17। इसके पास एटम होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे 2 8 7, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 7 मिलेगा। और 7 हो तो 8 बनने के लिए, क्योंकि इसका नियरर नोबल कौन है भैया? ऑर्गन है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8 होगा। 1 इलेक्ट्रॉन की और ज़रूरत है किसको? क्लोरीन को। तो क्लोरीन 7 में से 1 इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ाएगा, बाकी के 6 इलेक्ट्रॉन्स अपने पास रखेगा। ओके, चलिए ये हो गए 2 और ये हो गया इसका 8, दोनों की बातें कंप्लीट हो गई। तो इस कंडीशन में क्या बनाएगा? H सिंगल बॉन्ड Cl, और कौन सा मॉलिक्यूल बनाएगा? HCl गैस। ओहो, एसिड है सर। अच्छा, तो सर क्या ये डेफिनेशन लिखना जरूरी है? बिल्कुल जरूरी नहीं है। अगर ये बात आप समझ गए हो तो आप डेफिनेशन को चेंज भी कर सकते हो। चेंज हुई डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली आप क्या बताओगे? आप बताओगे when sharing of electron takes place in between the two same or different kinds of atom। जरूरी नहीं है कि सेम ही एटम हो, डिफरेंट काइंड्स ऑफ एटम भी हो सकता है। देन फॉर्मेशन ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड टेक्स प्लेस। ओके, तो क्या बताओगे आप यहाँ पे? डेफिनेशन को थोड़ा सा चलिए चेंज कर दिया जाए। क्या बताओगे? when sharing of electrons occurs in between 2 or more same or different kinds of atoms। okay, formation of covalent bond takes place। ओके, मीन्स जरूरी नहीं है कि एटम हमेशा दोनों एक ही टाइप के हों, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम हो सकते हैं। ओके, तो जरूरी नहीं है कि सेम ही हो, डिफरेंट भी हो सकते हैं। जरूरी नहीं है 2 ही एटम के बिटवीन हो, ज़्यादा एटम के बिटवीन भी शेयरिंग हो सकती है। तो दोनों डेफिनेशन सही है। चाहे इसे आप रख लीजिए, अ कोवैलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन अमॉन्ग 2 बॉन्डेड एटम या कंबाइनिंग एटम। दूसरा क्या रख सकते हो? व्हेन शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस इन बिटवीन 2 सेम और डिफरेंट काइंड्स ऑफ एटम, देन फॉर्मेशन ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड टेक्स प्लेस। ओके, इफ 1 इलेक्ट्रॉन is shared, then single covalent bond formation takes place। if 2 electrons are shared, then double covalent bond। if 3 electrons are shared, then triple covalent bond formation takes place। ओके, और याद रखिएगा कि 2 एटमों के बिटवीन ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड से ज़्यादा फॉर्मेशन नहीं हो सकता। 2 एटमों के बिटवीन
4 कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होगा। ओके, यहीं पर एक टर्म याद रखे रहिएगा, कोवैलेंसी। क्या? कोवैलेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता भी है ये। कोवैलेंसी क्या है? कोई पर्टिकुलर एटम जितने इलेक्ट्रॉनों को शेयर करवाए वही उसकी कोवैलेंसी है। जैसे ऑक्सीजन कितना एटम इतना इलेक्ट्रॉन शेयर करवा रहे हैं भैया? 2, तो ऑक्सीजन की कोवैलेंसी कितनी है? 2। ओके, नाइट्रोजन कितना शेयर करवा रहा है? 3, तो इसकी कोवैलेंसी कितनी है? 3। हाइड्रोजन कितना करवा रहे हैं? 1, तो इसकी कोवैलेंसी कितनी होगी? 1। क्लियर? तो कोवैलेंसी का मतलब क्या हो गया? नंबर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन बाय अ पर्टिकुलर एटम, OR नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड प्रेजेंट इन बिटवीन द टू बॉन्डेड एटम इज नोन एज कोवैलेंसी। चलिए, ये तो हो गई डेफिनेशन। अब आगे बढ़ते हैं इसके टाइप पे, कोवैलेंट बॉन्ड के टाइप पे, कि कोवैलेंट बॉन्ड कितने टाइप के होते हैं या हो सकते हैं। देखो, आपने डेफिनेशन में इधर कहा था कि 2 सेम एटम भी हो सकता है और 2 डिफरेंट एटम भी हो सकता है। चलिए, टाइप पहला आप बताओगे, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड्स। ओके, फर्स्ट नंबर पे कौन है? नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। पोलर का मतलब क्या होता है पहले आप ये समझ लीजिए। अगर 2 एटम है हमारे पास A एंड B, और दोनों एटम के बिटवीन क्या है? बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है, तो A के ऊपर पॉजिटिव और B के ऊपर निगेटिव, या फिर A के ऊपर निगेटिव और B के ऊपर पॉजिटिव, दोनों में से कोई भी चार्ज अगर किसी भी एटम के ऊपर लगा हुआ है तो इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं? पोलर नेचर। कैसा नेचर है? पोलर नेचर का है। मीन्स यहाँ क्या कह रहे हो? नॉन पोलर, मीन्स चार्ज ना हो, पोलरिटी किसी भी हालत में हो ही ना। तो ये कब पॉसिबल होगा? चलिए समझते हैं कैसे। देखो, डेफिनेशन कहता है व्हेन शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स occurs in between 2 same kinds of atoms, then formation of non-polar covalent bond takes place. Non-polar covalent bond टेक्स प्लेस। आई ना बात समझ में? चलिए कैसे? जैसे सपोज करो मैं क्लोरीन ले लेता हूं, या मैंने अभी हाइड्रोजन लिया था। हाइड्रोजन और हाइड्रोजन एटम के बिटवीन अगर शेयरिंग हो रही है तो फॉर्मेशन क्या होगा? हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बिटवीन कोवैलेंट बॉन्ड। क्या दोनों के पास शेयर होने के बाद एक भी इलेक्ट्रॉन बचा है? नहीं, एक ही एक था और वो दोनों इलेक्ट्रॉन खर्च हो गया बॉन्ड फॉर्मेशन में। या फिर आप क्लोरीन रख लो। क्लोरीन अगर क्लोरीन के एटम के साथ ही बॉन्ड बनाए तो ये हो गया क्लोरीन का अपना एक एटम, बाकी के 6 इलेक्ट्रॉन इसके अपने पास, दूसरा इसके 1 इलेक्ट्रॉन, बाकी के 6 इलेक्ट्रॉन इसके अपने पास। ये हो गए 718 और क्या बनाया? क्लोरीन। तो थोड़ा ध्यान दो, क्लोरीन के पास शेयर होने के बाद 6 इलेक्ट्रॉन बचे हैं, लेकिन दूसरे वाले एटम के पास भी उसका खुद का 6 इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है ना। इलेक्ट्रॉन्स आर ऑलवेज एक्सप्रेस्ड इन डॉट एंड क्रॉस फॉर्म। 2 एटम है तो किसी में से भी किसी को भी डॉट रख दो, दूसरे को क्रॉस रख दो, जिससे पता चल जाए कि कौन इलेक्ट्रॉन किसका है। तो शेयर होने के बाद इलेक्ट्रॉन जितना इसके पास है इतना इसके भी पास है, दोनों बराबरी की लड़ाई है, दोनों ही मजबूत है, स्ट्रांग है, इसलिए किसी के पास कोई भी चार्ज पैदा नहीं होगा। लेकिन ये बातें और अच्छे से क्लियर होंगी कब? जब हम लोग इसका दूसरा वाला टाइप पोलर पढ़ लेंगे तब। ओके, तो सेकेंड टाइप क्या है समझते हैं। सेकेंड टाइप क्या है? पोलर कोवैलेंट बॉन्ड।
कैसा बॉन्ड? पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। अब ये कब बनेगा? आपने डेफिनेशन में क्या बोला था? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन अकर्स इन बिटवीन द टू सेम आर डिफरेंट। अगर सेम एटम के बिटवीन हुआ तो नॉन पोलर, और वही अगर डिफरेंट एटम के बिटवीन हो गया तो चलिए देखते हैं। व्हेन शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन occurs in between two different kinds of atoms, formation of polar covalent bond takes place। जैसे like as या एग्जाम्पल रख लेते हैं, जैसे HCl, जैसे H2O, जैसे NH3। कैसे भाई? हाइड्रोजन और क्लोरीन के बिटवीन अगर बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा तो कैसे होगा? हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन देगा, क्लोरीन अपना एक इलेक्ट्रॉन देगा, लेकिन उसके बाद भी क्लोरीन के पास 6 इलेक्ट्रॉन बचे रहेंगे ना, बिकॉज क्लोरीन के आउटर मोस्ट सेल में तो 7 इलेक्ट्रॉन है। हाइड्रोजन से शेयरिंग होने के बाद हाइड्रोजन के पास एक भी इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा नहीं बच रहा है क्लास, लेकिन क्लोरीन के पास 6 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हैं, जिसकी वजह से क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज़्यादा है। अब जो बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है क्लोरीन और हाइड्रोजन एटम के बिटवीन, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन का है, एक हाइड्रोजन का है। भाई क्लोरीन ज़्यादा स्ट्रांग है, बलवान है, बाहुबली है, इसलिए क्या काम करता है? इसके पास देखो, इसके न्यूक्लियस में सिर्फ एक ही प्रोटॉन होगा, बट इसके न्यूक्लियस में 17 प्रोटॉन होंगे। तो स्ट्रांग कौन है? ये स्ट्रांग है। इसलिए ये क्या काम करता है? हाइड्रोजन का शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन भी अपनी तरफ क्या कर लेता है? खींच लेता है, अट्रैक्ट कर लेता है। एक्चुअली जो इलेक्ट्रॉन रहता है ना क्लास, वो क्लाउड के फॉर्म में रहता होगा, फर्स्ट सेल में रहता होगा, और ये भी क्या रहता होगा? इसके पास जो इलेक्ट्रॉन है इसके शेल में रहते होंगे। जब कंबाइंड होते हैं तो उसका न्यूक्लियस ज़्यादा होने की वजह से इलेक्ट्रॉन का जो क्लाउड है वो क्लोरीन की तरफ ज़्यादा शिफ्ट हो जाता है, जिसकी वजह से इसका न्यूक्लियस क्लाउड के एक तरफ शिफ्ट हो जाएगा, और हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और क्लोरीन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। क्लियर? अब दोनों के पास क्या आ गए? पोल आ गए, इसलिए इसमें पोलरिटी जनरेट हुई। तो क्या बोल देंगे इसको? पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। ओके, क्या बोलेंगे? पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। तो क्या बताओगे टाइप में? देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड, फर्स्ट पोलर कोवैलेंट बॉन्ड एंड फर्स्ट नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड एंड सेकंड polar covalent bond. What is non-polar covalent bond? When sharing of electron takes place in between the two same kinds of atom, then formation of polar covalent bond takes place. But if we talk about in case of polar covalent bond, then sharing of electron takes place in between the two different kinds of atom, then formation of polar covalent bond. Okay? HCl की जगह पर सर कोई और एग्जाम्पल ले लीजिए। चलिए जो आप कह दो। सर H2O रख लेते हैं। चलो, ये हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन आगे करेगा, ये भी एक इलेक्ट्रॉन आगे करेगा। ऑक्सीजन क्या है? इसका मालिक है, मुखिया है, तो एक इलेक्ट्रॉन इसको देगा, एक इलेक्ट्रॉन इसको देगा, बाकी के 4 इलेक्ट्रॉन ये अपने पास रखेगा। क्लियर? लेविस डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनता है अगले टॉपिक में जब हम लोग लेविस डॉट स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तब मैं बता दूंगा। और ये सिंपल सा है, इसे आप हाई स्कूल में पढ़ चुके हो। ये हो गया 2 और ये हो गया यहाँ पर 8। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन है, और ये क्या है? ऑक्सीजन। हाइड्रोजन का जो न्यूक्लियस होगा उसमें सिर्फ एक प्रोटॉन, यहाँ पर जो न्यूक्लियस होगा उसमें सिर्फ एक प्रोटॉन, बट भैया ऑक्सीजन में तो कितने प्रोटॉन होंगे? 8। ये दोनों से ज़्यादा स्ट्रांग होगा, इसलिए हाइड्रोजन के क्लाउड को अपनी तरफ क्या कर लेगा? शिफ्ट कर लेगा, जिसकी वजह से इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव, और इस पर पार्शियल -2 नेगेटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा। इसलिए इसे हम लोग क्या बोलेंगे? पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। इसे क्या बोलेंगे? पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। बट ये क्या है?
नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड, बिकॉज दोनों की पावर क्या है, बराबर है। 1 पॉजिटिव यूनिट चार्ज इसके पास भी एंड 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज इसके पास भी। 17 पॉजिटिव चार्ज यहाँ भी और 17 यहाँ भी, दोनों में बराबर है। तो इलेक्ट्रॉन कहीं नहीं शिफ्ट होगा, मिडिल में ही रहेगा। क्लियर हुई बातें? ओके, तो ये हो गया हमारा टाइप। ओके, चलिए ध्यान देते हैं आगे। अब लेविस डॉट हम लोग नहीं पढ़ रहे हैं क्लास। हाँ, लेविस डॉट स्ट्रक्चर के लिए आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। बड़ा भी है और इम्पोर्टेंट भी है, पूछा भी जाता है, और लेविस डॉट से बहुत सारी बातें क्लियर होती चली जाती हैं। तो आपने पढ़ा कोवैलेंट बॉन्ड की डेफिनेशन एंड कोवैलेंट बॉन्ड के टाइप। ओके, चलिए अब अगला टॉपिक है, इसी में बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनते रहिएगा। वो है बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर। क्या होता है बॉन्ड पेयर और क्या होता है लोन पेयर, ध्यान से सुनिएगा। चलो मैं अमोनिया का लेविस डॉट स्ट्रक्चर बनाता हूँ। हाँ, अरे सर कैसे बनाएंगे, आपने तो अभी तक बताया ही नहीं। चलो बता भी देता हूँ इसके लिए, और है बहुत इजी, हाई स्कूल जैसा ही है। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में देखो, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर है 7, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 5, हाइड्रोजन का है 1, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1। इसे 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए हीलियम जैसा बनने के लिए, इसे 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए नियॉन जैसा बनने के लिए। तो नाइट्रोजन यहाँ पर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए सेंट्रल एटम का काम करेगा। क्लियर सर? अब इसके तीनों तरफ कौन आ जाएंगे, हाइड्रोजन। अपना नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 5। एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा और एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा। बचा हुआ 2 इलेक्ट्रॉन अपने पास रखेगा। अब शेयरिंग हुई, शेयरिंग हुई, शेयरिंग हुई। नाइट्रोजन भी क्या करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन सबसे ले लेगा। तो 2 2 4 2 6 2 8 इसका भी हो गया और 2 2 2 इनका भी हो गया। जब आप इसे ड्रा करोगे H N H, ये बेंड क्यों हो गया, बाद में हम लोग स्ट्रक्चर में जब पढ़ेंगे तो बताया जाएगा, अभी रख लेते हैं इसको। तो देखो 2 इलेक्ट्रॉन हैं जिसने शेयरिंग नहीं की हुई है, मीन्स नाइट्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है। इट मीन्स नाइट्रोजन हाइड्रोजन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसका शेयर हुआ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन की तरफ शिफ्ट हो जाएगा और इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव, बाकी सब के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। यस सर, समझ रहे हैं, इसका मतलब ये आप कहना चाहते हो कि पोलर कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। जी हाँ, यही कह रहे हैं। ओके, तो यहाँ थोड़ा ध्यान से देखिए, ये नाइट्रोजन के लोन पेयर हैं और ये 1 इलेक्ट्रॉन जो हाइड्रोजन के साथ में इसने शेयर किया था। बात किसकी हो रही है, बॉन्ड पेयर की। तो जो इलेक्ट्रॉन सेंट्रल एटम ने अपने दूसरे एटम के साथ में खर्च कर लिया, शेयर कर लिया, और वो बॉन्ड फॉर्मेशन में खर्च हो गया, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, समझो, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, उसे हम लोग बोलेंगे बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, या फिर इसी को हम लोग बोल देते हैं शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन। ओके, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन खर्च नहीं हुआ है, जो बच गया है, उसी को ही हम लोग क्या बोल देते हैं, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। क्या बोल देंगे, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। इट मीन्स नाइट्रोजन के पास 1 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है एंड 3 बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है। यही बात अगर वाटर मॉलिक्यूल के साथ में रखता तो अभी अभी जो मैंने बनाया था उसमें क्या था, 2 लोन पेयर ऑक्सीजन के पास बचता है और 2 बॉन्ड पेयर बचता है। ये हो गया बॉन्ड पेयर और ये दोनों हो गए इसके लोन पेयर। आई ना बात समझ में? मीन्स जो इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट ना करे बॉन्ड फॉर्मेशन में, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, लोन पेयर। और जो पार्टिसिपेट कर जाता है, जो शेयरिंग कर लेता है, बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर जाता है, उसे क्या बोलेंगे, बॉन्ड पेयर बोलेंगे। तो ये कॉन्सेप्ट था बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर का। तो आगे देखते हैं अगला पॉइंट इसी में, या अगला टॉपिक कोवैलेंट बॉन्ड से ही रिलेटेड है। बॉन्ड पेयर और लोन पेयर मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे, इंपॉर्टेंट है क्लास। हाइब्रिडाइजेशन वगैरह में बहुत बड़ा रोल है इसका, हाँ, बॉन्ड ऑर्डर वगैरह निकालने में भी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी क्रम में एक और टॉपिक है जिसे हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड एक्चुअली है वो कोवैलेंट बॉन्ड के जैसा ही, मगर थोड़ा सा डिफरेंस है। जैसे
एग्जाम्पल से लेकर के हम लोग समझते हैं इसको। अगर मैं आपसे कह दूँ चलो HNO3 में कितने कोवैलेंट बॉन्ड है पता लगाओ, तो आप इसका लेविस डॉट स्ट्रक्चर ड्रा करोगे। कैसे ड्रा करोगे? आप बताओगे सर नाइट्रोजन अकेला है तो इसका सेंट्रल मेटल एटम हो जाएगा, ऑक्सीजन इसके तीनों तरफ हो जाएंगे, ओके, और एक साथ हाइड्रोजन हो जाएगा। रूल होता है, पढ़ेंगे, मैंने बोला है ना। तो नाइट्रोजन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है ऑक्सीजन के कंपैरिजन में, इसलिए सेंट्रल एटम रहेगा। अब देखो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन 7 8 1 2 6 2 5, इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए, एक इसकी तरफ दे देगा, एक इसकी तरफ दे देगा, बाकी का 4 इलेक्ट्रॉन अपने पास रखेगा। ये 2 इलेक्ट्रॉन इधर दे देगा, बाकी का 2 अपने पास रखेगा। ये भी 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा, बाकी का 4 अपने पास रखेगा। अब हाइड्रोजन अपना 1 इलेक्ट्रॉन इसे दे देगा और डुप्लेट अपना कंप्लीट कर लेगा, हीलियम के जैसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया इसका। बट नाइट्रोजन के पास तो 5 है ना, 1 इलेक्ट्रॉन इसे दे देगा, 2 इसे दे देगा और 2 इसे दे देगा, ओके। ऑक्सीजन को क्या काम करना है? अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है, तो देखो ऑक्सीजन का अपना ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, हाँ। बट नाइट्रोजन को भी ऑक्टेट ही कंप्लीट करना है, ओके। और 5 इलेक्ट्रॉन उसके पास खुद हैं, उसने डिस्ट्रीब्यूट 5 के 5 इलेक्ट्रॉन कर दिए हैं। अगर उसके बदले में उसने 5 इलेक्ट्रॉन और ले लिया सबसे, तो 5 2 10 हो जाएगा। लेना कितना है उसको अपने आउटर मोस्ट सेल में? सिर्फ और सिर्फ 8, तो 3 ही ले सकता है वो। इसलिए क्या काम करता है, इस ऑक्सीजन से ले लेगा जिसके साथ हाइड्रोजन अटैच्ड है, और उन दोनों में से किसी एक का दोनों इलेक्ट्रॉन ले लेगा, और दोनों में से किसी एक से सिर्फ अपना इलेक्ट्रॉन लेगा, मगर उसका इलेक्ट्रॉन नहीं लेगा। देखिए ऑक्सीजन ने नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन लिया है, बट नाइट्रोजन ने ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन लिया नहीं है, बल्कि सिर्फ अपना दिया है। इस कंडीशन में नाइट्रोजन इस ऑक्सीजन के लिए डोनर हो जाता है। नाइट्रोजन इस ऑक्सीजन के लिए क्या हो जाएगा भैया? डोनर हो जाएगा, ओके। चलिए तो चेक कर लेते हैं। यहाँ पे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बिटवीन सिंगल पेयर बॉन्ड है, तो भाई सिंगल बॉन्ड लग जाएगा। ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में सिंगल पेयर है, तो भाई सिंगल बॉन्ड लग जाएगा। अब यहाँ ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में डबल है, तो देखो ये डबल कोवैलेंट होगा। क्यों? क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किए गए हैं। नाइट्रोजन ने अपना 2 दिया है, तो ऑक्सीजन से 2 लिया भी है। मगर इस ऑक्सीजन के साथ क्या घटना हुई है? नाइट्रोजन ने अपना इलेक्ट्रॉन दे तो दिया है ऑक्सीजन को, बट ऑक्सीजन से लिया नहीं है। उसका 2 इलेक्ट्रॉन देखो फ्री है। अगर लिया होता तो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के बिटवीन के जो 2 इलेक्ट्रॉन है कुछ ऐसे होते, नाइट्रोजन ले लिया होता। मगर देखो ऐसे सर्कल बना नहीं है। जो सर्कल बना है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में, वो सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन है, वो भी नाइट्रोजन का ही है, ऑक्सीजन का उससे बाहर है। इसलिए अब ध्यान से सुनिएगा, अगर कोई 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो हाफ एडेड एरो, लेकिन अगर 2 दे देता है तो कंप्लीट एरो लगता है। इसलिए नाइट्रोजन ने ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन दिया है, इसलिए क्या लग जाएगा? फुल एरो। इस जगह ये सब क्या है? कोवैलेंट बॉन्ड है, समझिएगा। बट ये क्या है? ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। आई बात समझ में? कैसा बॉन्ड है भैया? कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, ओके। मीन सर आप कहना चाहते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड में ए और बी दोनों में से कोई एटम क्या होगा? डोनर होगा, हाँ, और एक क्या होगा? एक्सेप्टर होगा, ओके। लेकिन ध्यान से समझिएगा, डोनर का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि मेटल के जैसा डोनर जो अपना इलेक्ट्रॉन ही निकाल के किसी दूसरे नॉन मेटल को दे दे, ऐसा बिल्कुल नहीं। बस उसका ऑर्बिटल क्या हो जाता है? डोनेशन फॉर्म में चला जाता है, टोटल ऑर्बिटल सहित चला जाता है उसके पास, ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन निकल के अलग नहीं होता है। आई ना बात समझ में? तो क्या बताओगे? ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है और ये कोवैलेंट बॉन्ड है। तो एक बॉन्ड और बनता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, क्लियर, ओके। तो इसका मतलब कोई भी मॉलिक्यूल अगर आपको दिया जाएगा तो उसमें जरूरी नहीं है क्लास के सिर्फ कोवैलेंट बॉन्ड ही रहे, उसमें आयनिक भी हो सकता है, उसमें कोऑर्डिनेट भी हो सकता है। जैसे मान लो मैंने आपको दे दिया NaCl, कैसा बॉन्ड है भाई? आयनिक है। लेकिन अगर मैंने दे दिया NaOH, तो अब क्या है? Na एंड O में ये प्लस है, ये माइनस है, बट O और H में कोवैलेंट बॉन्ड है। तो ये वाला बॉन्ड क्या कहलाएगा? यहाँ पर जो मौजूद है फोर्स, वो तो आयनिक कहलाएगा, बट यहाँ क्या कहलाएगा? वो सर वो कोवैलेंट कहलाएगा। मतलब एक ही मॉलिक्यूल में 2-2 टाइप के बॉन्ड हैं, आयनिक भी है,
कोवैलेंट है। इतना ही नहीं, तीनों हो सकता है, आयनिक भी हो सकता है, कोवैलेंट भी हो सकता है, और साथ ही साथ क्या हो सकता है, कोऑर्डिनेट भी हो सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली बात रखते हैं हम लोग यहाँ पे प्रॉपर्टीज ऑफ कोवैलेंट कंपाउंड। बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान से देखते रहिएगा। प्रॉपर्टीज ऑफ कोवैलेंट कंपाउंड, प्रॉपर्टीज ऑफ कोवैलेंट कंपाउंड। चलिए देखते हैं क्या क्या प्रॉपर्टी है इसके पास। बहुत इजी है, हाँ थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी है, ध्यान से देखते रहिएगा। पहला, फिजिकल स्टेट। एक्चुअली कोवैलेंट बॉन्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड के जैसा बहुत स्ट्रॉन्ग तो होता नहीं है, इसलिए ये किस किस स्टेट में पाया जा सकता है, हाँ ये सर गैसेस के फॉर्म में हो सकता है, जैसे हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, ये सब क्या है, गैसें हैं। क्लियर। लिक्विड के फॉर्म में भी पाया जा सकता है, जैसे H2O है, NH3 है, लिक्विड के फॉर्म में है। ओके, सॉलिड के फॉर्म में भी पाया जा सकता है, जैसे सिलिका है, CiO2, डायमंड है, हाँ ग्रेफाइट है। तो तीनों फॉर्म में ये मिलता है कोवैलेंट बॉन्डेड कंपाउंड। क्लियर, सॉलिड में भी, लिक्विड में भी और गैस में भी। ओके, दूसरा मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, या फिर बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, चलिए चूंकि कोवैलेंट बॉन्ड तो बहुत वीक है, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है नहीं। क्लियर, इसीलिए इसकी मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होगी, लो होगी। तो आप बताओगे दे हैव लो बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट। तो क्या सबके साथ यही घटना होगी, नो, स्टार लगा रहा हूं। देखिएगा क्या बताएंगे यहाँ पे, एक्सेप्ट किसका किसका हाई होगा, आप बताओगे यहाँ पे डायमंड। आप जानते हो इसकी मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होगी। क्लियर। ग्रेफाइट, ग्रेफाइट का तो आपने सुना होगा कि जो प्लेन उड़ते हैं, जो जेट उड़ता है, रॉकेट उड़ता है, रॉकेट के नॉच के ठीक सामने लगाया जाता है। मतलब ये रॉकेट है, इसका जो नॉच है भाई, रॉकेट जब उड़ेगा तो बहुत ज़्यादा फ्यूल भरा रहेगा उसमें ना, और वो कंबस्ट होता रहता है, ढेर सारा हीट निकालता रहता है। लेकिन जो सामने है ये मेल्ट हो सकता है, इसीलिए इसके सामने क्या लगा दिया जाता है, ग्रेफाइट की लेयर। बिकॉज ग्रेफाइट की मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होती है, जल्दी मेल्ट नहीं होती है, तो ग्रेफाइट की भी होगी। दूसरा क्या, सिलिका, ये मेल्ट ही नहीं होता। सिलिका क्या है फार्मूले में, SiO। ओके, कार्बोरंडम, कार्बोरंडम भैया ये भी बहुत ज़्यादा मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट रखता है। तो सारे कोवैलेंटली बॉन्डेड कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट बहुत लो नहीं होता। ओके, कुछ हैं जिनका बहुत हाई भी होता है। ओके, थर्ड कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी इसे देखो समझो थोड़ा सा। हम लोग जानते हैं दो तरह के कंपाउंड थे ना हमारे पास, एक था नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड, नॉन पोलर कोवैलेंट। तो आप बताओगे नॉन पोलर कोवैलेंटली बॉन्डेड कंपाउंड, कोवैलेंटली बॉन्डेड कंपाउंड, या फिर नॉन पोलर कोवैलेंट कंपाउंड। कोवैलेंटली बॉन्ड नहीं, लैंग्वेज गलत हो गई। तो क्या बताओगे, नॉन पोलर कोवैलेंट कंपाउंड्स आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बैड का मतलब इंसुलेटर भी लिख सकते हो आप, बैड कंडक्टर मतलब पुअर, बहुत कम, करता ही नहीं फिलहाल, तो वैसे मैं बैड लिख दे रहा हूं, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्लियर। लेकिन फिर वहीं दूसरी चीज आएगी, बट पोलर कोवैलेंट कंपाउंड क्या होंगे, गुड कंडक्टर होंगे, गुड कंडक्टर होंगे। क्यों, पोलर जो होगा, जैसे CH3COOH एसिड है, कोवैलेंट बॉन्ड है, ये जाएगा CH3COO माइनस NH+ बनाएगा, आयन मिल जाएंगे, कंडक्टिविटी मिल जाएगी। लेकिन यहाँ भी एक एक्सेप्शन है, समझिएगा।
आपने क्या कहा, नॉन पोलर कोवैलेंट कंपाउंड्स आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बट नॉन पोलर कोवैलेंट कंपाउंड में ही एक है एक्सेप्शन, रख दे रहा हूं यहां पे मैं, कौन, परिचित हो आप उससे हाई स्कूल में ही, ग्रेफाइट। 1 इलेक्ट्रॉन ईच कार्बन एटम एक्स्ट्रा रहता है इसके पास, इसलिए ये इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर होता है। तो दोनों चीजें आप साथ में रखिए कि पहले तो उसका जो नेचुरल नेटिव कैरेक्टर है वो, और दूसरा उसका एक्सेप्शन भी। भाई मेल्टिंग पॉइंट तो लो होगी, बिकॉज लो इसलिए होगी क्योंकि कोवैलेंट बॉन्ड बहुत वीक होता है, लेकिन कुछ एक्सेप्शन भी हैं। ये सब देखो, इनकी मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होती है। क्यों होती है? क्योंकि ये जॉइंट मॉलिक्यूल बनाते हैं, 12th में है ये सब। कंडक्टिविटी में क्या बताओगे, कोवैलेंट है तो भाई फ्री आयन तो है नहीं, फ्री इलेक्ट्रॉन तो है नहीं, इसलिए क्या होगा, नॉन कंडक्टर होगा या बैड कंडक्टर होगा। लेकिन आप कह रहे हो दो तरीके के हैं हमारे पास, जो नॉन पोलर है वो बैड कंडक्टर है, बट उसी में एक्सेप्शन है ग्रेफाइट का जो कि गुड कंडक्टर है, और जो पोलर होते हैं वो तो कंडक्ट करेंगे ही करेंगे क्योंकि उनके पास चार्जेस होते हैं। ओके ठीक है, दूसरी हो गई बातें, आगे बढ़ते हैं। सॉल्युबिलिटी, देखो एक टर्म यहां पर याद रख लो तो आप तुरंत अपने आप जान जाओगे। सॉल्युबिलिटी वाले क्राइटेरिया में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। देखो सॉल्युबिलिटी का मतलब हो गया कि डिजॉल्व कहाँ होगा, वाटर में या किसी और सॉल्वेंट में। जरूरी नहीं है कि सॉल्वेंट हमेशा वाटर ही हो, सॉल्वेंट कुछ भी हो सकता है। ओके, तो आप यहाँ पर बुक के अकॉर्डिंगली तो आप रखेंगे तो ये पता चलेगा, दे आर जनरली डिजॉल्व्ड इन नॉन पोलर सॉल्वेंट, नॉन पोलर सॉल्वेंट। अब भैया वो कौन है, कार्बन, जैसे एग्जाम्पल कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन डाइसल्फाइड, क्लोरोफार्म, ETC, ये सब नॉन पोलर सॉल्वेंट हैं। ठीक, यहाँ डिजॉल्व होंगे कौन, सारे के सारे कोवैलेंटली बॉन्डेड। बट ऐसा मत रखो, मैं क्या कह रहा हूँ, आप एक फार्मूला याद रखो कि लाइक डिजॉल्व्स लाइक, बस इतना याद रखो आप, बाकी सब अपने आप पता चल जाएगा। मीन्स जो कंपाउंड है कोवैलेंटली बॉन्डेड, हमारे पास दो है ना, एक तो क्या होगा नॉन पोलर, नॉन पोलर। अगर नॉन पोलर है तो कहाँ डिजॉल्व होगा, नॉन पोलर सॉल्वेंट में। ओके, वाटर में तो होगा नहीं क्योंकि वाटर तो पोलर है। तो क्या बताओगे, नॉन पोलर डिजॉल्व्स नॉन पोलर, नॉन पोलर सॉल्वेंट नॉन पोलर सॉल्यूट को ही डिजॉल्व करेगा। एग्जाम्पल के रूप में चलिए रख लेते हैं, क्या है हमारे पास नॉन पोलर में, चलिए बताओ ये कहाँ डिजॉल्व होगा, वाटर में डिजॉल्व होगा, बहुत कम, डिजॉल्व नहीं होगा, बबल बन करके उड़ जाता है। ऑक्सीजन डिजॉल्व होता है एटमॉस्फेयर के कंपेरिजन में बहुत कम है, डिजॉल्व ज़्यादा नहीं होगा। तो ये सब कहाँ डिजॉल्व होंगे, नाइट्रोजन कहाँ डिजॉल्व होगा, यहाँ डिजॉल्व होगा, ऑक्सीजन यहाँ डिजॉल्व होगा, ये सब यहाँ डिजॉल्व हो जाएंगे आसानी से, बिकॉज क्या है, नॉन पोलर है। बट अगर हम लोग बात करें पोलर की, तब आप क्या बताओगे, पोलर डिजॉल्व्स पोलर। जैसे पोलर सॉल्वेंट में हमारे पास H2 है ना, इसका स्ट्रक्चर बनाओ तो पता चलता है इस पर पार्शियल पॉजिटिव, इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, मीन्स पोलर है। तो किसको डिजॉल्व करेगा, पोलर को ही। तो लाइक डिजॉल्व्स लाइक, तो पोलर डिजॉल्व्स पोलर। तो H2O डिजॉल्व्स H2O नहीं, H2O डिजॉल्व्स किसी भी पोलर को आप रख लो। जैसे मान लो मैंने अमोनिया रख लिया ना, तो अमोनिया क्या है यहाँ पे, पोलर है, तो अमोनिया बड़ी आसानी से क्या हो जाएगा, वाटर में डिजॉल्व हो जाएगा, बिकॉज क्या है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। अब सर हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है, हाँ हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है बात करेंगे बाद में इसके बारे में, लेकिन यहाँ आया है तो थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। दुनिया का सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट फोन है, फ्लोरीन, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन। कोई भी कंपाउंड बने, अगर इन तीनों में से किसी के साथ भी क्या है, हाइड्रोजन लगा हुआ है, तो वो वाटर में बड़ी आसानी से डिजॉल्व हो जाएगा। जैसे HF वाटर में हो जाएगा क्योंकि उसके साथ हाइड्रोजन है, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन हो और उसके साथ हाइड्रोजन लगा हो, चाहे जो कंपाउंड हो। जैसे ग्लूकोज C6H12O6, सर ये डिजॉल्व होगा वाटर में, बड़ी आसानी से डिजॉल्व होगा क्योंकि O है और उसके साथ हाइड्रोजन है, तो वाटर में डिजॉल्व हो जाएगा। क्लियर। शुगर सर, चीनी,
C12H22O11 ये डिजॉल्व होगा भाई, हम जानते हैं, दोनों एग्जाम्पल घरेलू हैं, हमें पता है दोनों वाटर में डिजॉल्व हो जाएंगे। तो डिसोल्यूशन याद रखिएगा कि पोलर डिजॉल्व्स पोलर एंड नॉन पोलर डिजॉल्व्स नॉन पोलर, मीन्स लाइक डिजॉल्व्स लाइक। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं इसके डिसोसिएशन की। तो आप क्या बताओगे सर ये डिसोसिएट होगा कि नहीं होगा? कोवैलेंटली बॉन्डेड अगर है तो जल्दी से डिसोसिएट नहीं होता है। क्यों? क्योंकि कोवैलेंट अगर जाएगा वाटर में जाएगा तो डिजॉल्व होना नहीं है, तो जल्दी से होगा ही नहीं। तो सर आपने तो बोला था दो तरीके हैं ना यहाँ पे, कौन कौन से? एक तो होंगे, डिसोल्यूशन की बात मैं कर रहा हूँ यहाँ पे, डिसोल्यूशन पहला जो नॉन पोलर है, नॉन पोलर कंपाउंड्स, कोवैलेंट कंपाउंड्स, नॉन पोलर कोवैलेंट कंपाउंड्स not dissolve in water, not dissociates in water, but polar covalent compound dissociates। समझिएगा यहाँ पे तो H2O को अगर मैं ले लूँ और इसमें मैंने मीथेन डाल दिया, नॉन पोलर है, तो क्या ये जा करके इसमें डिसोसिएट हो जाएगा? ये CH3 माइनस एंड H3O प्लस बनाएगा? बिल्कुल नहीं बनाएगा। डिसोसिएशन नॉट पॉसिबल। बट H2O के साथ में अगर HCl डाल दिया, H2O के साथ में अगर HNO3 डाल दिया, तो ये दोनों पोलर है ना, तो पोलर पोलर में डिसोसिएट हो जाएंगे। ये H3O प्लस एंड Cl माइनस बनाएगा और ये H3O प्लस NO3 माइनस बनाएगा। इसी वजह से तो कंडक्टिविटी होती है। क्लियर? ओके, आगे बढ़ते हैं। डिसोसिएशन भी हो गया सर। हाँ भाई डिसोसिएट होते हैं। हाँ, नेचर ऑफ बॉन्ड, नेचर ऑफ बॉन्ड, बॉन्ड का क्या नेचर होता है यहाँ पे आप बताओगे? नेचर ऑफ बॉन्ड्स। तो देखो आप बताओगे बॉन्ड्स हैव डायरेक्शनल प्रॉपर्टी, डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज, ओके, दैट्स व्हाई they will show isomerism। इनके पास डायरेक्शनल प्रॉपर्टी होती है। जैसे HCl अगर मैंने बनाया तो हमें पता है ये पोलर है, तो किधर से होगा? लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ बॉन्ड का डायरेक्शन होगा। और ये डायरेक्शनल प्रॉपर्टी जो शो करता है वो आइसोमेरिज्म शो करता है, आयनिक नहीं शो करता था। इसलिए जो आयनिक था वो आइसोमेरिज्म नहीं शो करता था, मगर ये शो करता है। मोस्ट कॉमन एग्जांपल आपको याद होगा, CH3 CH2 CH2 CH3 सभी कोवैलेंटली बॉन्डेड हैं। आइसोमेरिज्म देता है, हाँ, चेन बदल देते हो आप। एन पेंटेन याद आया? ये रहा सर। और कोई? हाँ सर ये रहा ना, आइसोमेरिज्म देता है। और आप ये बात हाई स्कूल में पढ़ चुके हो। तो जो डायरेक्शनल प्रॉपर्टी देते हैं या जो डायरेक्शनल प्रॉपर्टी शो करते हैं वो आइसोमेरिज्म भी शो करने की प्रॉपर्टी रखते हैं। तो जो कोवैलेंटली बॉन्डेड कंपाउंड है क्लास, वो डायरेक्शनल प्रॉपर्टी शो करता है, इसीलिए वो आइसोमेरिज्म भी शो करता है। चलिए ओके, मॉलिक्यूलर रिएक्शन इसका लास्ट वाला देख लेते हैं, बाकी बातें खत्म। आयनिक में जो केमिकल रिएक्शन था वो क्या होता था? बहुत फास्ट होता था। मगर कोवैलेंटली बॉन्डेड का क्या होगा? बहुत स्लो होगा। मॉलिक्यूलर रिएक्शन क्या होगा? वेरी स्लो, बहुत स्लो होगा। क्यों बहुत स्लो होगा? ड्यू टू एब्सेंस ऑफ आयन, एब्सेंस ऑफ आयन। आयंस तो इसमें होते नहीं कि जैसे आयनिक में होता था, Na प्लस हो गया, Cl माइनस हो गया, प्लस माइनस एक दूसरे को अटैक किया और चुटकी बजाते ही रिएक्शन हो गया। इसमें तो ऐसा होना ही नहीं, बहुत 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 स्लो होगा। आप बोलोगे सर ये है ना माइनस और प्लस, यहाँ तो आयन है। अरे तो फ्री कहाँ है? जब फ्री होगा तब रिएक्शन ना होगा भाई। आप कहोगे सर भले इसके ऊपर चार्ज है बट रिएक्शन तब तक नहीं होगा जब तक कि अलग ना हो जाए। जब ये अलग होगा तभी तो H प्लस एंड Cl माइनस का फॉर्मेशन होगा।
और तभी तो जाकर के किसी दूसरे के साथ में H जुड़ पाएगा। इसलिए क्या होगा, मॉलिक्यूलर रिएक्शन बहुत स्लो होता है। ओके, ये हो गई आपकी प्रॉपर्टीज़। तो क्या कुछ इसकी लिमिटेशंस भी हैं कि लेविस लैंग-म्यूर कॉन्सेप्ट या कोवैलेंट बॉन्ड हर जगह लगता है, या इसका कुछ लिमिटेशन भी है सर। लिमिटेशन तो सब जगह होता है, तो यहाँ भी होगा लिमिटेशन। ओके, देखो लिमिटेशन ऑफ लेविस लैंग-म्यूर कॉन्सेप्ट या फिर कोवैलेंट बॉन्ड। याद रखिएगा कि लिमिटेशन में बोल रहा हूँ क्लास, इसका मतलब इसकी जो लेविस लैंग-म्यूर कॉन्सेप्ट है वो हर जगह अप्लाई होता है, कुछ जगह नहीं होता है, कुछ कमियां रह गई हैं इसमें, कहाँ रह गई हैं यही समझना है। पहला देखो, ये तो बता देता है कि H2O पोलर है कि नॉन पोलर है, मगर H2O का जो शेप होता है वो वेंट शेप होता है, हम लोग पढ़ेंगे अभी आगे चल करके, लेकिन इसके बारे में कोई जानकारी नहीं देता। ये तो बता देता है कि अमोनिया है भाई, पोलर है, मगर अमोनिया का स्ट्रक्चर ट्राइगोनल प्लेनर होता है, लेकिन इसके स्ट्रक्चर के बारे में ये कोई जानकारी नहीं देता। तो क्या बताओगे, दिस कॉन्सेप्ट does not explain about structure of कोवैलेंट कंपाउंड। कोवैलेंट कंपाउंड के स्ट्रक्चर के बारे में ये कोई जानकारी नहीं देता। दूसरा देखो भैया, अगर एक हाइड्रोजन है तो इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ रहा होगा ना, ये क्लोरीन से अगर जुड़ रहा है तो क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 है। तो 5 वाले में जाकर के कहाँ जुड़ा होगा, यहाँ लास्ट वाले में, यहाँ जगह है, मीन्स 2px में जगह है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ ओवरलैप किया होगा, यहाँ ओवरलैप किया होगा, तभी तो जाकर के पेयर हुआ होगा दोनों का इलेक्ट्रॉन। तभी तो हाइड्रोजन का और क्लोरीन का एक साथ हो पाया होगा। सॉरी, ये ऊपर रहेगा और ये जब फिलहाल ये रोटेट होता रहता है, डायरेक्शन हम लोग ऐसा नहीं रह सकते, 2 भी सही था, ये रहा। और इसके पास कौन है, ये हाइड्रोजन का एटम ओवरलैप कर गया है। तो ये जो हाइड्रोजन की एनर्जी थी, इसकी एनर्जी तो बहुत ज़्यादा थी ना, एनर्जी एक्सचेंज होती है जिसकी वजह से ये स्टेबल हो जाता है, मगर एनर्जी एक्सचेंज के बारे में कोई जानकारी नहीं देता। कब, जब बॉन्ड का फॉर्मेशन होता रहता है तब। तो अब बताओगे, दिस कॉन्सेप्ट डज नॉट एक्सप्लेन एनर्जी एक्सचेंज ड्यूरिंग बॉन्ड फॉर्मेशन। मीन्स ड्यूरिंग, वो बात थोड़ी सी बड़ी है, आगे चल करके हम लोग समझेंगे उसके बारे में तो क्लियर हो जाएगा। अभी याद रखना है कि हाइड्रोजन अकेले अनस्टेबल था और क्लोरीन भी अकेले अनस्टेबल था। अगर हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों ही अनस्टेबल थे तो जब बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया, दोनों के पास 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, स्टेबल हो गया ना। जब तक अनस्टेबल रहे होंगे हाई एनर्जी रही होगी, इसकी भी एनर्जी हाई रही होगी, और जैसा ही बॉन्ड बना एनर्जी लो हो गई। अब ये बताओ भैया, एनर्जी गई कहाँ, उसके बारे में कोवैलेंट कंपाउंड या कोवैलेंट बॉन्ड या लेविस लैंग-म्यूर कॉन्सेप्ट कोई जानकारी नहीं देता। दूसरी चीज़ तो ये हमेशा याद रखो, हाइड्रोजन पॉजिटिव और क्लोरीन निगेटिव है, तो ये दोनों जुड़ करके Cl बना लेंगे, ये तो समझ में आ रहा है ना। लेकिन तीसरी चीज़ ये है कि हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, इसमें तो अपोजिट चार्ज नहीं होगा ना। एक हाइड्रोजन जो होगा वही दूसरा वाला भी होगा, ऑक्सीजन जो होगा वही दूसरा होगा। बिना अपोजिट चार्ज के ये अट्रैक्ट कैसे हो गए, जुड़ कैसे गए, इसके बारे में लेविस लैंग-म्यूर कोई जानकारी नहीं देता। तो यही 3 इसकी क्या है, एक्सेप्शन है, सॉरी लिमिटेशंस हैं। ओके ठीक, तो बाकी लेविस डॉट स्ट्रक्चर लेकर के हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।